नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन की ओर से कर दिया गया है और तमाम पार्टियां इस वक्त साल 2024 के सबसे बड़े महापर्व की तैयारी में जुट चुकी है। वहीं इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ही चौंकाने वाला बयान दे दिया है। दरअसल उनका कहना है कि वो साल 2024 के बीच में साल 2047 की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, इस बयान से जाहिर तौर पर विपक्षी खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष जहां पूरी तरीके से एकजुट होकर के इस चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है और लोकसभा में उनका इरादा यह है कि इस बार वो केंद्र से मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, तो दूसरी ओर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि साल 2024 नहीं बल्कि 2047 की तैयारी में वो लगे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ हुआ। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यह पीएम मोदी का पहला भाषण था। बता दें कि इंडिया टुडे समूह के चेयरमैन एवं एडिटर इन चीफ अरुण पुरी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत भाषण में अरुण पुरी ने उनसे एक बड़ा ही अनोखा सवाल पूछा। अरुण पुरी ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। पिछले 2 महीने से आप दक्षिण भारत के काफी दौरे कर रहे हैं। मुझे यह भी पता है कि आप बहुत दूर की सोचते हैं। फिर मुझे ख्याल आया कि साल 2024 नहीं 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे होंगे। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में सवाल का जवाब देते हुए कहा, अरुण जी, आप अपनी पूरी टीम को लगाइए कि मोदी है क्या, ढूंढ कर निकाले। आप 29 पर अटक गए हैं, मैं 47 के लिए लगा हूं। पीएम का स्वागत करते हुए अरुण पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, पिछले साल मैंने आपसे इसी मंच पर अनुरोध किया था कि आप वापस जरूर आए। आप आए। मुझे पता चला कि आप अपने दक्षिण के दौरे से खास तौर पर सिर्फ हमारे लिए वापस आए हैं और कल सुबह वापस चले जाएंगे। इंडिया टुडे की ओर से आपका बहुत आभारी हूं। इसे कहते हैं मोदी की गारंटी। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में आपने हमें इतना व्यस्त रखा कि पिछले साल आपके कॉन्क्लेव में आने के बाद से भारत ने सफल चंद्र मिशन लॉन्च किया। ऐतिहासिक G20 जो अब G21 है, नए संसद भवन का उद्घाटन, नए प्रदर्शनी स्थल भारत मंडपम का उद्घाटन, महिला आरक्षण बिल, फास्ट ट्रेनें, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। आपकी सरकार ने भारत के औपनिवेशिक क्रिमिनल लॉ और 1860 के पीनल कोड को बदल दिया है। भव्य राम मंदिर का निर्माण करके अयोध्या का भव्य पुनर्जन्म हुआ है। उन्होंने कहा कि आपने भारत की दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाया है और ये सब वैश्विक अनिश्चितता और अस्थिरता के समय किया गया। यही वजह है कि आप इंडिया टुडे मैगजीन के लिए 2023 न्यूज मेकर ऑफ द ईयर थे। न्यूज मेकर के लिए हमारी बातचीत के दौरान जिस जवाब ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया, मक्खन पर लकीर तो सब बनाते हैं, करना है तो पत्थर पर लकीर करो। अरुण पुरी ने कहा कि आप आम आदमी की जरूरतों और आकांक्षाओं को समझते हैं और महसूस करते हैं और उन्हें पूरा करने के लगातार प्रयास भी करते हैं। आपने 10 साल पहले कार्यभार संभालने के पहले दिन से ऐसे करने की शुरुआत की है। साथ ही अरुण पुरी ने कहा कि मुझे लगता है कि दुनिया एक बार फिर से भारत और आपकी तरफ देखेगी कि आधुनिक लोकतंत्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए। एक कठिन चुनौती है और एक बड़ा अवसर भी। सिर्फ आपकी तरह लोकप्रियता एवं लोकतांत्रिक नेता ही ये सुनिश्चित कर सकता है कि सबका साथ सबका विकास से कोई पीछे ना छूटे और कोई भी आवाज अनसुनी ना हो। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि एक बार चुनाव संपन्न हो जाए तो हम एक उदार लोकतंत्र की वो चमकदार रोशनी बन जाएंगे जो आपने सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और संरक्षण करता है। हम चुनावों के लिए तैयार है। नारा पहले से ही 400 पार है। मैं बड़ी उम्मीद से इंतजार कर रहा हूं कि आपके पास हमारे लिए क्या प्रोसेसिव है। बता दें कि कॉन्क्लेव में शामिल होने से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटका से लौटे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं जब भी इस तरीके के कॉन्क्लेव में आता हूं तो मुझे
उम्मीद होती है कि कई हेडलाइन देकर के जाऊंगा। मैं हेडलाइन पर नहीं बल्कि डेडलाइन पर काम करने वाला आदमी हूं। इससे पहले कॉन्क्लेव में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति और उनकी लेखक पत्नी सुधा मूर्ति, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, पूर्व केंद्रीय मंत्री P चिदंबरम जैसे कई दिग्गज हस्तियां भी शामिल हुई थी। आपको बता दें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का ये ऐलान है, जाहिर तौर पर वो अभी का नहीं बल्कि सीधे तौर पर साल 2047 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और 2047 को लेकर के ऑलरेडी अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने एक पूरी तरीके से अलग रोड मैप तैयार कर रखा है। बीजेपी का कहना है कि आज हम जो निर्णय ले रहे हैं, जो नीति लागू कर रहे हैं या फिर जो बिल आ रहे हैं सामने, उसका असर भले ही आज लोगों को ना दिखाई दे उस व्यापक सोच के साथ जिसे हमने सोचा है, क्योंकि हम ये चीजें आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते हैं। एक इंटरव्यू भी इस दौरान अमित शाह का वायरल हुआ था, जिसमें उनसे जब सवाल पूछा गया था तो उनका कहना था कि आज हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन जब हमारी आगे आने वाली युवा पीढ़ी होगी तब वो इन फैसलों को लेकर के जरूर विचार करेगी और शायद उन्हें समझ में आएगा कि आखिर ये फैसले क्यों लिए गए थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ऑलरेडी अपने मैनिफेस्टो में हो या फिर अभी की बात करें और साल 2047 की बात करें तो बीजेपी ने पूरी तरीके से एक विकासशील भारत को विकसित भारत में बदलने की पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है। और ये चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी के मैनिफेस्टोज में देखने को मिलती है, उनके द्वारा लाए गए जो बिल है उनमें देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं अगर हम राम मंदिर का मुद्दा भी उठा ले तो ये मुद्दा बीजेपी 1990 के चुनावों से उठाती हुई आई है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का विजन था कि अयोध्या के जो राम जन्मभूमि है वहीं पर ही भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, तो कहीं ना कहीं ये विजन भी साकार हुआ है। और आज की डेट में अगर हम नजर डालें तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बन चुका है। बकायदा 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस समारोह में शिरकत की थी। ऐसे में ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, आर्टिकल 370 का मुद्दा हो या फिर महिला आरक्षण बिल को लेकर के मुद्दा हो, ये ऐसी चीजें हैं जिनका जिक्र तो किया गया था, लेकिन शायद ही कोई ऐसी पार्टी रही हो जिन्होंने इस चीजों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया हो या फिर इन चीजों को लेकर के वो बिल लाए हो। लेकिन बीजेपी ने न सिर्फ ये वादे किए हैं बल्कि समय दर समय इन चीजों को उन्होंने पूरा करने का काम भी किया है। फिलहाल अगर हम लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर नजर डालें या फिर तारीखों की नजर डालें तो इसको लेकर के बकायदा इलेक्शन कमीशन के द्वारा कल दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, उन्होंने बकायदा इसकी डिटेल्स समझाई थी और ये कहा था कि जो तारीखें हैं, जो चुनाव है वो 7 चरणों में चुनाव होंगे और बकायदा इसकी शुरुआत जो है वो 19 अप्रैल से होगी जो कि 1 जून तक चलेगी। और इसी के साथ ही अगर हम बात मतगणना की करें तो 4 जून को मतगणना होगी, यानी कि 4 जून को ये डिसाइड हो जाएगा कि देश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। वैसे अगर हम बात करें तो एक तरफ तो एनडीए है जो कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन दूसरी ओर बात करें तो पूरा का पूरा इंडिया अलायंस है जो कि आपसी कहीं ना कहीं रंजिशों में फंसा हुआ है और उन्हें यही तय नहीं है कि आखिर इस बार उनका चेहरा कौन होगा जो कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार संभालेगा। फिलहाल पूरी तरीके से इंडिया अलायंस के लिए ये करो या मरो की बात कही जा रही है, क्योंकि यहां पर ना तो नीति दिखाई दे रही है, ना तो मुद्दा दिखाई दे रहा है और ना ही नेता दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।